हाँ जी, सभी साथियों को नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सनातन क्लासेस के इस ऑनलाइन मंच पर। तो आज हम शुरू कर रहे हैं एक नया टॉपिक 2D, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे एनालिटिक ज्योमेट्री। तो इस फर्स्ट ग्रेड का जो आपका कोर्स चल रहा है और साथ में कल से सेकंड ग्रेड का भी आपका कोर्स शुरू हो चुका है। तो कैलकुलस वाला पार्ट है वो पहले से शुरू हो चुका है और आज हम शुरू कर रहे हैं 2 डायमेंशन यानी 2D ज्योमेट्री को हम आज शुरू कर रहे हैं। इसके अंदर सबसे पहली क्लास में हम पढ़ेंगे बेसिक कंसेप्ट्स, यानी कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में, पॉइंट के बारे में, और उसके बाद डिस्टेंस फार्मूला है, उन चीज़ों के बारे में हम फर्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। तो हमारा जो प्रोसेस है वो क्या रहेगा इस कोर्स का, लगभग 6 मंथ का टारगेट है। 6 महीने के टारगेट में जो थ्योरी है वो कंप्लीट करवाएंगे और जैसे जैसे टॉपिक कंप्लीट होते रहेंगे उस टॉपिक का टेस्ट भी हमें लेते रहेंगे। और क्लास के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले मेन काम है कंसेप्ट को समझना। तो बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे अच्छे से, उसके बाद उससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट 1-2 क्वेश्चंस हैं जिससे भी कि वो कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। और जैसे ही टॉपिक कंप्लीट होगा तो उसका टेस्ट लेंगे और उस टेस्ट को हम क्लास में डिस्कशन करेंगे। इसके साथ ही जिन्होंने ये कोर्स ले रखा है उनका एक टेलीग्राम ग्रुप भी बना रखा है, वहाँ पर हम जो क्वेश्चंस की PDF है वहाँ पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो आप जैसे जैसे टॉपिक कंप्लीट होता है वैसे वैसे वहाँ पर आप इम्पोर्टेंट जो भी क्वेश्चंस हैं उनको साथ साथ करते रहिए। और जो क्वेश्चन नहीं आते हैं तो आप ग्रुप के अंदर सेंड करिए, ताकि जो भी आपके साथी हैं या तो वो बता देंगे या हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। तो आपका मेन टारगेट ये रहना चाहिए कि जब तक नोटिफिकेशन आ जाता है तब तक आपका कम से कम एक बार है वो आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, चाहे आप सेल्फ स्टडी करो या आप कहीं पर कोचिंग करो। ये नहीं कि नोटिफिकेशन आने के बाद आप सोच रहे हो कि आप पढ़ाई शुरू कर दें, क्योंकि आपने अगर देखा है लास्ट टाइम जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का जो कोर्स पेपर हुआ था वहाँ पर क्वेश्चंस की जो फ्रेमिंग है वो अलग टाइप से होने लगी है। ये नहीं कि प्रीवियस ईयर है वो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। अब क्या हो रहा है, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। UG PG वाला पार्ट है वहाँ पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। तो अपने को कंसेप्ट को समझते हुए आगे बढ़ना है। तो शुरू करते हैं अब हम बेसिक कंसेप्ट 2D के अंदर। और जो फर्स्ट इसके अंदर हमें पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ना हमें सबसे पहले ये देखना है। इसके अंदर सबसे फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो जैसा कि हमारा टॉपिक है एनालिटिक ज्योमेट्री। एनालिटिक ज्योमेट्री किसको कहते हैं कि जब ज्योमेट्री का अध्ययन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर किया जाता है। जब ज्योमेट्री का अध्ययन कोऑर्डिनेट सिस्टम में किया जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, एनालिटिक ज्योमेट्री या कार्टेशियन ज्योमेट्री भी बोलते हैं। तो इसके अंदर बेसिक कंसेप्ट में हम सबसे पहले देखेंगे रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, यानी आयतीय कार्तीय निर्देशांक तंत्र। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी ध्रुवीय निर्देशांक तंत्र के बारे में देखेंगे। और फिर पोलर और जो कार्टेशियन है इसके अंदर रिलेशन क्या होता है, आपस में क्या संबंध है इनमें। और जो थर्ड टॉपिक हमारा है वो डिस्टेंस फॉर्मूला, यानी कि दूरी सूत्र। और फोर्थ हमारा है सेक्शन फॉर्मूला, यानी कि विभाजन सूत्र, अंत विभाजन, बाह्य विभाजन, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और उसके बाद हमारे पास है एरिया ऑफ पॉलीगन। एरिया ऑफ पॉलीगन यानी कि जो भी आपके बहुभुज हैं, त्रिभुज है, चतुर्भुज है या पंचभुज है, षटभुज है, उनका एरिया है वो किस प्रकार फाइंड आउट करना है। और उसके बाद जो टॉपिक है वो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस, यानी एक्सों का रूपांतरण करना है। तो एक्सों का रूपांतरण है वो 2-3 टाइप से कर सकते हैं अपन, कि मूल बिंदु को हम ट्रांसफर कर दें, शिफ्ट कर दें, लेकिन एक्सों को क्या नहीं करें, रोटेट ना करें। या हम क्या कर सकते हैं कि मूल बिंदु को तो फिक्स रखें लेकिन एक्सों को क्या कर दें, रोटेट कर दें। या हम दोनों काम एक साथ भी कर सकते हैं। और लास्ट में हम पढ़ेंगे लोकस। किसी पॉइंट का लोकस क्या होता है, लोकस बोले तो बिंदु पथ, किसी बिंदु का बिंदु पथ है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं आयतीय कार्तीय निर्देशांक तंत्र।
यानी आयतीय कार्तीय निर्देशांक तंत्र में क्या होता है कि जो दो एक्सिस लेते हैं उनके बीच का जो एंगल है वो क्या होता है 90 डिग्री होता है, या मैं बोलूँ कि दोनों एक्सिस परपेंडिकुलर होते हैं, तब उसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर कार्टेशियन सिस्टम। या अगर ये 90 डिग्री नहीं है तो उस केस में इसको क्या बोलते हैं, ओब्लिक कोऑर्डिनेट सिस्टम, ओब्लिक। तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है, एक तो होता है इसका ओरिजिन, क्या होता है ओरिजिन, जिसको बोलते हैं मूल बिंदु, और दूसरी चीज इसके अंदर होती है एक्सिस। तो जो आपके पास लाइन है एक्स डैश ओ एक्स, ये आपके पास है एक्स एक्स, एक्स एक्स, और जो आपके पास दूसरी लाइन है वाई ओ वाई डैश, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस या वाई एक्स। तो कार्टेशियन जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, यहाँ पर आपके पास ये तो एक्सिस है एक्स डैश ओ एक्स और दूसरी है वाई डैश ओ वाई, तो ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, और जहाँ पर दोनों एक्सें मिलती हो उस बिंदु को क्या बोलते हैं, ओरिजिन यानी मूल बिंदु, और इसके निर्देशांक होते हैं 0 0। क्या होते हैं 0 0 होते हैं। अब आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब एक्स एक्स पे कोई भी बिंदु के निर्देशांक लेते हो तो वो उसमें क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, और वाई एक्सिस पे कोई भी बिंदु लेते हैं उसका कौन सा कोऑर्डिनेट 0 होता है, एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। अब यहाँ पर चीज़ है कोऑर्डिनेट क्या होते हैं किसी पॉइंट के, तो इस प्लेन के अंदर, जैसे प्लेन से पहले मैं बात करूँ, कोई भी ये 1 डायमेंशन में कोई लाइन है, जैसे हम बात करें रियल लाइन, तो यहाँ पर किसी पॉइंट को दर्शाते हैं अपन, तो किससे डिनोट करते हैं, एक सिंगल पॉइंट से डिनोट करते हैं। जैसे ये 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, -1 -2। तो यहाँ पर 1 डायमेंशन में किसी पॉइंट को डिनोट करना है तो हमें क्या चाहिए, सिर्फ एक विमा की जरूरत पड़ती है। लेकिन जैसे प्लेन में बात करें या हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में बात करें 2D में, तो वहाँ पर किसी पॉइंट को दर्शाना है तो हमें क्या चाहिए, एक ऑर्डर्ड पेयर चाहिए। क्या चाहिए, एक ऑर्डर्ड पेयर। और अगर हम बात करें 3D में, तो 3D के अंदर हमें किसी पॉइंट को डिनोट करना है तो वहाँ पर ट्रिपलेट चाहिए, एक्स वाई जेड। क्या चाहिए, ट्रिपलेट चाहिए। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स और वाई हैं, तो ये है एक्स कोऑर्डिनेट, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एब्सिसा और हिंदी में क्या बोलते हैं, भुज। ये एक्स कोऑर्डिनेट, और ये आपके पास है वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है किसी पॉइंट का, कि उस बिंदु की वाई एक्सिस से दूरी कितनी है, डिस्टेंस, वाई एक्स से डिस्टेंस है, ये किसको बताता है, एक्स कोऑर्डिनेट को बताता है। और एक्स एक्स से दूरी है इस बिंदु की, ये किसको बताता है, वाई कोऑर्डिनेट को बताता है। जैसे किसी बिंदु, आपके पास कोई बिंदु है कोऑर्डिनेट सिस्टम में 2,3, तो इससे आप क्या समझते हो कि ये बिंदु है वाई एक्सिस से 2 दूरी पर है, और एक्स एक्सिस से इसकी दूरी कितनी है, 3 है। कितनी है, 3 है। तो ये किसी पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन है, कहाँ पर, कोऑर्डिनेट सिस्टम में। कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम में, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में फर्स्ट जो मैं बोलूँ या एक्स कोऑर्डिनेट है वो वाई एक्स से दूरी बताता है, जबकि सेकंड कोऑर्डिनेट या वाई कोऑर्डिनेट है वो एक्स एक्स से डिस्टेंस को बताता है। यहाँ पर ये एक्स एक्सिस है पूरी, ये वाई एक्सिस है, लेकिन पॉजिटिव एक्सिस क्या होती है, ओ एक्स है, ये पॉजिटिव एक्सिस है, ओ वाई है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है। ओ एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ओ एक्स डैश है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस है, जबकि ओ वाई डैश है वो नेगेटिव वाई एक्सिस है। यहाँ पर इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, एक्स एक्सिस है वो तो पूरी है, जबकि पॉजिटिव एक्सिस है वो ओ एक्स है। यहाँ पर एक देखो, अपन बात करें आई कैप का नाम आपने सुना होगा, आई कैप, जे कैप और के कैप। जब आप क्या पढ़ते हो, वेक्टर पढ़ते हो, तो वहाँ पर आई कैप, जे कैप, के कैप है वो काम आते हैं। जब आपसे पूछा जाता है कि आई कैप क्या होता है, तो आपका जवाब क्या होगा कि एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है, जो कि गलत है। एक्स डायरेक्शन तो ये भी है और एक्स डायरेक्शन तो ये भी है। आई कैप क्या होता है, आई कैप होता है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है। क्या होता है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है, यानी कि इकाई सदिश होता है।
तो इस चीज़ का छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनका हमें ध्यान में रखना है। तो ये था रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन। अब हम बात करें, नेक्स्ट आपके पास आता है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी कि ध्रुवीय निर्देशांक तंत्र। ध्रुवीय निर्देशांक तंत्र, यहाँ पर आपके पास पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है, एक पॉइंट होता है जो मूल बिंदु था, यहाँ पर इसको बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं इसको? पोल, यानी कि ध्रुव है। OX एक लाइन होती है, इसको बोलते हैं इनिशियल लाइन, यानी कि प्रारंभिक रेखा। क्या बोलते हैं? प्रारंभिक रेखा। और जो आपके पास किसी पॉइंट P है, तो इस पॉइंट को ध्रुव से मिलाने वाली जो डिस्टेंस है, इसको बोलते हैं रेडियस वेक्टर, यानी कि तिर्य्य सदिश। क्या बोलते हैं इसको? तिर्य्य सदिश बोलते हैं, और इसको डिनोट करते हैं R से। और O को P को मिलाने वाला जो रेखाखंड है, इस रेखाखंड द्वारा OX के साथ बनाया गया पॉजिटिव दिशा में जो कोण है, इसको बोलते हैं, थीटा से डिनोट करते हैं, इसको क्या बोलते हैं? वेक्टोरियल एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेक्टोरियल एंगल बोलते हैं। तो ये कोण थीटा, जिसका सेकंड कोऑर्डिनेट हो गया, और ये डिस्टेंस R, ये इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट हो गया। तो पोलर के अंदर जो कोऑर्डिनेट है किसी पॉइंट को, उसको R थीटा से डिनोट किया जाता है। अब अगर हम देखें रिलेशन कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और जो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इन दोनों में क्या रिलेशन होता है, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा इस प्रकार देखूं, तो ये आपके पास क्या हो गया? एक्स एक्सिस, और ये आपके पास वाई एक्सिस हो गया। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर मैं ले लेता हूं आर थीटा, सॉरी एक्स वाई, आर थीटा तो है, मैं ले लेता हूं एक्स वाई। तो एक्स किसको बताता है? एक्स बता वाई एक्सिस से डिस्टेंस, यानी ये डिस्टेंस तो आपके पास x आ गई है, और ये डिस्टेंस आपके पास y आ गई। और अगर आप इस त्रिभुज के अंदर देखो, ये वाला त्रिभुज है, तो इस त्रिभुज में x किसके इक्वल आ गया है? ट्रिग्नोमेट्री से x है वो आपके पास किसके इक्वल आ गया है? x है वो x आपके पास आ गया है r कोस थीटा के इक्वल, और y आपके पास किसके इक्वल आ गया है? r साइन थीटा के इक्वल आ गया। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आप देखोगे तो x कितना हो जाएगा? r कोस थीटा, और y है वो आपके पास कितना हो जाएगा? r साइन थीटा। तो यहाँ से अगर आपको r का मान चाहिए तो क्या कर सकते हो? दोनों इक्वेशन का स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं, और उसका अंडर रूट ले लेंगे तो r आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और अगर आपको थीटा चाहिए तो थीटा कितना आ जाएगा? थीटा आ जाएगा tan इनवर्स y अपॉन में x आ जाएगा। तो ये क्या है? आपस में रिलेशन है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो यहाँ तक किसी भी साथी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। क्या है यहाँ पर? पोलर कोऑर्डिनेट में r और थीटा कोऑर्डिनेट होते हैं, और जो आपके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है वहाँ पर x और y होते हैं। x क्या बताता है? y x से डिस्टेंस, y क्या बताता है? x x से डिस्टेंस बताता है। r क्या बताता है? पोल से डिस्टेंस इस पॉइंट की, जो रेडियस वेक्टर की। और थीटा क्या बताता है? कि ये रेखा द्वारा जो प्रारंभिक रेखा के साथ कितना कोण बनाया गया है पॉजिटिव डायरेक्शन में, या बोले इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, या हिंदी में बोले वामावर्त दिशा में। और इनके अंदर ये रिलेशन होता है। तो ये थी बेसिक चीज़ें जो आपने 9th 10th क्लास से पढ़ना शुरू करते हो, बेसिक चीज़ें। इसके बाद हम बात करें नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है डिस्टेंस फॉर्मूला, यानी कि दूरी सूत्र। क्या है? दूरी सूत्र। दूरी सूत्र के अंदर हम सभी जानते हैं, अगर आपके पास कोई भी दो पॉइंट हैं जिस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, एक P है जिसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, दूसरा कोई पॉइंट है Q x2, y2, तो PQ डिस्टेंस कितनी होती है? होती है अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। या इस फॉर्मूले को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, अंडर रूट x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर करो या b माइनस ए का होल स्क्वायर करो, कोई फर्क नहीं पड़ना। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, और आपको याद भी है, लेकिन ये फॉर्मूला आता कहाँ से है उसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी होना आवश्यक है।
तो जैसे मैं मान लेता हूँ ये पॉइंट कोई P है, x1 y1, ये आपके पास कोई पॉइंट है Q जिसके निर्देशांक है x2 y2, ये। तो अगर आप देखोगे तो अगर ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस मिल जाती हैं तो आप पाइथागोरस थ्योरम की माध्यम से इस डिस्टेंस का मान निकाल सकते हो। और ये डिस्टेंस आपको पता है, ये वाला डिस्टेंस, क्योंकि हम जानते हैं कि ये डिस्टेंस कितनी है, ये तो x1 है, ये डिस्टेंस x2 है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, x2 माइनस x1 हो जाएगी। इसी प्रकार मैं देखूं तो ये डिस्टेंस तो आपके पास y2 है, ये डिस्टेंस आपके पास y1 है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, y2 माइनस y1। अब आप पाइथागोरस थ्योरम से बता सकते हो कि पी क्यू बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास डिस्टेंस फॉर्मूला है। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, लेकिन आता कैसे है इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा जानकारी होना आवश्यक है। तो ये था आपके पास डिस्टेंस फॉर्मूला यानी कि दूरी सूत्र। अब हम देखें कि यहाँ पर क्वेश्चन है वो किस प्रकार का बन सकता है, डिस्टेंस फॉर्मूला पर क्वेश्चन है वो किस प्रकार से बन सकता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है द डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन, ओरिजिन क्या होता है, मूल बिंदु, एंड मिड पॉइंट ऑफ लाइन्स जॉइनिंग पॉइंट दिस एंड दिस। यानी आपके पास कोई दो पॉइंट गिवन है, फर्स्ट पॉइंट आपके पास ये P हम ले लेते हैं, ये आपके पास Q है। तो P और Q को मिलाने वाली जो लाइन है इसका मध्य बिंदु, और मध्य बिंदु के निर्देशांक आपको पता होने चाहिए। मिड पॉइंट के निर्देशांक क्या होते हैं, मिड पॉइंट के, अगर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1 है और दूसरा पॉइंट है x2 y2, तो इनका मध्य बिंदु क्या होगा, मध्य बिंदु के निर्देशांक x1 प्लस x2 अपॉन में 2 और y1 प्लस y2 अपॉन में। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का जो इक्वेशन है वो निकालना है। फिर इक्वेशन निकालने की जरूरत ही नहीं है, इसका मिड पॉइंट निकालना, डायरेक्ट इसका मिड पॉइंट निकालना है। और फिर क्या, दूसरा पॉइंट क्या आपके पास, ओरिजिन यानी 0,0, और उसके बीच की दूरी फाइंड आउट करनी है। तो आप बताओ यहाँ पर इसका मध्य बिंदु क्या होगा, a sin थीटा प्लस 0/2, और दूसरा हो जाएगा आपके पास a cos थीटा अपॉन में 2। दूसरा बिंदु आपके पास क्या गिवन है, ओरिजिन यानी कि 0,0। तो एक मान लेते हैं ये, और b मेरे पास है 0,0, 0, b आपके पास है बिंदु 0,0। इन दो बिंदुओं के मध्य की आपको डिस्टेंस है वो फाइंड आउट करनी है, जो कि आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपको काम है, क्या करना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और ये अगर मूल बिंदु है तो आपको इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडर रूट भी कर सकते हैं, क्योंकि 0 घटाएंगे तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ना है। तो ये था क्वेश्चंस इस कंसेप्ट पे। तो डायरेक्ट नहीं कि दो बिंदु दे देंगे और उनके बीच की डिस्टेंस निकालो, वो क्या है, थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाएंगे, इसके अंदर कुछ एक दो चीज़ एक्स्ट्रा डालेंगे। तो हम बात करें तो क्या है, हिंदी में अगर बात करें तो आपको दूरी निकालनी है किसकी, मूल बिंदु से और इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला जो भी लाइन है उसका मिड पॉइंट। तो उसका मिड पॉइंट है वो हम इस प्रकार फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 4, P एंड 1,0 इज 5, देन वैल्यू ऑफ P इज। क्या पूछा आपको कि दो बिंदुओं की जो दूरी है, इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है, 5 है, तो आपको P का मान बताना है। तो बिंदु कौन से हैं, 4P और 1,0। तो आपके पास एक बिंदु है 4,P और दूसरा बिंदु है 0,1। क्या आपके पास 1,0, 1,0, और इन दोनों बीच की डिस्टेंस कितनी है, 5 है। तो आपको बताना है P की वैल्यू कितनी होगी। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू दिस माइनस दिस का होल स्क्वायर, 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस P माइनस 0 का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल्स टू 25 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 9 प्लस P स्क्वायर,
और यहाँ से आपके पास पी स्क्वायर का मान आ जाएगा 25 माइनस 9 कितना हो जाएगा 16। दिस इज इक्वल्स टू पी इक्वल्स टू प्लस माइनस 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा प्लस माइनस 4 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है 4 ओनली, सेकेंड ऑप्शन है -4 ओनली, और थर्ड ऑप्शन है प्लस माइनस 4। यानी +4 और -4 है वो दोनों ही पी का मान है वो हो सकता है। और आप चेक भी कर सकते हो यहाँ पर +4 और -4 करके देखोगे तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। तो इस प्रकार क्वेश्चन हैं वो डिस्टेंस फॉर्मूले से पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा डिस्टेंस फॉर्मूले के कुछ और एप्लीकेशंस हैं, कुछ और अनुप्रयोग हैं, उनके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला, तो और क्वेश्चन है वो किस प्रकार पूछे जा सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि या तो आपको 3 पॉइंट दे देंगे या आपको 4 पॉइंट दे देंगे, और आपसे पूछेंगे कि इन 3 पॉइंट से जो त्रिभुज बनता है तो आपको बताना उस त्रिभुज की नेचर क्या होगी, उस त्रिभुज की प्रकृति क्या होगी। कि वो त्रिभुज समबाहु त्रिभुज होगा या समद्विबाहु त्रिभुज होगा या समकोण त्रिभुज होगा या विषमबाहु त्रिभुज होगा। या आपसे क्या पूछ सकते हैं वो 4 बिंदु देकर चतुर्भुज के बारे में कि वो कौन सा क्वाड्रिलेटरल होगा, कि पैरेललोग्राम होगा या रोम्बस होगा या स्क्वायर होगा या रेक्टेंगल होगा। यानी कि समचतुर्भुज होगा या वर्ग होगा या आयत होगा, उनके बारे में भी पूछ सकते हैं। तो उस कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं उनको आपको ध्यान में रखना है। अगर ये प्रॉपर्टी आपके अच्छे से पता है तो आप बता सकते हो इन तीनों बिंदु से बनने वाला त्रिभुज क्या होगा या चतुर्भुज क्या होगा। तो सबसे पहले नेचर ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज की प्रकृति चेक करनी है। तो यहाँ पर गिवन कोऑर्डिनेट ऑफ 3 पॉइंट्स पी क्यू आर, आपको 3 पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन होंगे पी क्यू आर के। तो सबसे पहले आपको क्या फाइंड आउट करना है, पी क्यू यानी पी क्यू के बीच की डिस्टेंस, क्यू आर पी आर, ये डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। उसके बाद आपको बताना है कि द ट्राइंगल पी क्यू आर इज, तो जो ट्राइंगल है वो क्या होगा, इक्विलेटरल होगा यानी कि समबाहु त्रिभुज होगा। कब? जब उसकी तीनों भुजाएं सेम हो, यानी पी क्यू डिस्टेंस है वो क्यू आर डिस्टेंस और पी आर डिस्टेंस के इक्वल हो। यानी तीनों डिस्टेंस किसी त्रिभुज की इक्वल हैं, या मैं बोलूँ 3 साइड किसी त्रिभुज की सेम हो तो वो त्रिभुज कौन सा होता है, समबाहु त्रिभुज या इक्विलेटरल त्रिभुज होता है। दूसरा त्रिभुज होता है समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि आइसोसेल्स ट्राइंगल। इसमें क्या होता है, कोई भी 2 भुजा इक्वल होती हैं, यानी पी क्यू बराबर क्यू आर हो जाए या पी क्यू बराबर पी आर हो जाए या क्यू आर बराबर पी आर हो जाए। यानी किसी त्रिभुज की कोई भी 2 भुजा समान हो जाती हैं तो उस त्रिभुज को हम क्या बोलते हैं, समद्विबाही त्रिभुज बोलते हैं। और तीनों त्रिभुजा अलग हो जाती हैं, पी क्यू नॉट इक्वल्स टू क्यू आर नॉट इक्वल्स टू पी आर, यानी तीनों ही भुजा अलग हो जाते हैं तो वो त्रिभुज कौन सा होता है, विषमबाहु। विषमबाहु यानी जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, डिस्टिंक्ट हो, क्या कहलाता है, विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। उसके बाद समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है कि किसी एक भुजा का स्क्वायर है वो जो बाकी बच गई उन भुजा के स्क्वायर का सम हो जाता है, तो उसे हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, राइट एंगल यानी समकोण त्रिभुज। यानी पी क्यू का स्क्वायर है वो क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर हो जाए, या क्यू आर का स्क्वायर है वो पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर हो जाए, या पी आर का स्क्वायर है वो पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर का एडिशन में हो जाए। तो ये प्रॉपर्टी, छोटी छोटी प्रॉपर्टी त्रिभुज की आप सभी को पता है। तो यहाँ से आप इनकी डिस्टेंस निकाल कर आप बता सकते हो कि कौन सा त्रिभुज बनेगा। इसके बाद हम बात करें, नेक्स्ट आता है चतुर्भुज की प्रकृति। तो चतुर्भुज में क्या चाहिए आपको, 4 पॉइंट पता होने चाहिए। तो आपके पास 4 पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओगे पी क्यू आर एस के। आपको क्या करना है, इन चारों भुजाओं की दूरी निकालनी, तो पी क्यू क्यू आर आर एस एस पी। उसके अलावा इनके डायगोनल पी आर और क्यू एस, ये पी आर है, ये आपके पास एस क्यू है, तो ये आपको डायगोनल फाइंड आउट करना है। और आप जानते हो कि अगर वर्ग है तो वर्ग के अंदर क्या होता है, वर्ग के अंदर चारों भुजाएं हैं वो सेम होती हैं और उसके साथ साथ उनके डायगोनल की लेंथ भी इक्वल होती है। जबकि
समचतुर्भुज के अंदर क्या होता है, चारों भुजाएं तो सेम होती हैं लेकिन जो डायगोनल हैं उनकी लेंथ है वो सेम नहीं होती। यानी वर्ग है आपके पास, इसमें चारों भुजा भी सेम होती हैं और आपके पास ये दोनों साइड है ये भी सेम होती है। अगर हम बात करें समचतुर्भुज में तो वहां पर चारों भुजाएं तो इक्वल होती हैं लेकिन जो इसके डायगोनल यानी विकीर्ण है वो इक्वल नहीं होते। आयत में क्या होता है, आयत में आमने सामने की भुजाएं हैं वो सेम होती हैं। आयत में आमने सामने की भुजाएं सेम होती हैं लेकिन साथ में इसके क्या होता है, इनके विकीर्ण की लेंथ है वो भी सेम होती है। यानी ये है जितना ही ये होगा। और जो चौथा बच गया आपके पास समांतर चतुर्भुज जिसको बोलते हैं पैरेललोग्राम, यहाँ पर भी जो आमने सामने की भुजाएं हैं वो इक्वल होंगे लेकिन डायगोनल हैं वो इक्वल नहीं होते हैं। इसके जो डायगोनल यानी विकीर्ण है वो इक्वल नहीं होंगे। तो आपको क्या करना, चार बिंदु गिवन है तो चारों बिंदुओं के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। चारों सेम आ गई तो आपके पास दो ही केस बचेंगे, या तो वो वर्ग हो सकता है या वो समचतुर्भुज हो सकता है। वर्ग कब होगा, जब विकिरण की क्या हो, डिस्टेंस सेम हो तब तो वर्ग। अगर डिस्टेंस अलग अलग है तो वो क्या हो जाएगा, समचतुर्भुज हो जाएगा यानी कि रोम्बस हो जाएगा। अगर सेम भुजा नहीं है इसका मतलब है या तो साइड वाली भुजा है वो सेम होंगी। जैसे ही आमने सामने की भुजा सेम हो गई है तो या तो वो आयत होगा या समांतर चतुर्भुज हो सकता है। आयत कब होगा, आयत जब होगा जब उनके विकिरण की लंबाई सेम हो तो आयत, और विकिरण की लंबाई अलग अलग हैं तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा समांतर चतुर्भुज यानी कि पैरेललोग्राम। इसके अलावा आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, नोट लगा के एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है। एक रिमार्क लगा के आप लिख लेना यहाँ पर एक चीज़ का, कि जो भी है वर्ग हो, समचतुर्भुज हो, आयत हो, समांतर चतुर्भुज हो, कोई भी आकृति हो, इसके अंदर जो आपके पास डायगोनल है वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब क्या है कि ये बिंदु इसको बराबर भागों में बांटता है, इसको बराबर भागों में बांटता है। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि ये चारों आकृति के अंदर ऊपर जो लिखी हैं अबो फिगर है डायगोनल बाइसेक्ट। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, बराबर भागों में बांटता विकिरण। यानी जो भी है आयत हो, वर्ग हो, समचतुर्भुज हो, समांतर चतुर्भुज हो, इसके अंदर जो ये आपके पास डायगोनल हैं वो क्या होते हैं, समद्विभाजित होते हैं। यानी इस बिंदु के ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस भी सेम होगी और ये डिस्टेंस भी सेम होगी। अगर P Q R S अगर हम ऐसा लिखें और ये बिंदु R है, यहाँ पर ले लेते हैं A, तो पी ए बराबर ए आर होगा और एस ए बराबर ए क्यू होगा, एस ए बराबर ए क्यू होगा। यहाँ से हमें एक बात का और पता चल रहा है कि ये दोनों, इनका मध्य बिंदु है इसका और इसका, और इसका और इसका मध्य बिंदु है वो क्या होता है, सेम होता है, संपाती होता है, कोइंसाइड होता है। तो अगर आपको ये दो बिंदु पता है और तीसरा बिंदु पता है, चौथा बिंदु फाइंड आउट करना, तो आप क्या कर सकते हो कि इनका मिड पॉइंट और इनका मिड पॉइंट इक्वल होगा तो वहाँ से आप फोर्थ बिंदु के वर्टिसेज हैं वो भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ से क्वेश्चन अब वो किस प्रकार बन सकता है, तो क्वेश्चन इस प्रकार पूछा गया है, द एक्सट्रीमिटीज ऑफ डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर द पॉइंट 3, -4, -6, 5 if third vertices is -2, 1 then fourth vertices is। यानी आपके पास क्या गिवन है, पैरेललोग्राम यानी कि समांतर चतुर्भुज के जो डायगोनल हैं उसके एक्सट्रीमिटीज के एंड पॉइंट गिवन है। क्या गिवन है आपके पास, एक्सट्रीमिटीज यानी कि एंड पॉइंट। यानी आपके पास कोई एक चतुर्भुज है, इसके डायगोनल मान लेते हैं, ये आपके पास डायगोनल है ABCD, इसके वर्टिसेज हैं, तो ए के कोऑर्डिनेट आपके पास क्या गिवन है, -3, 3, -4,
3, -4 है, और जो दूसरा आपके पास कोऑर्डिनेट है -6, 5। उसके बाद इसने पूछा कि थर्ड वर्टिसेज, मान लेते हैं थर्ड वर्टिसेज ये है -2, 1, तो आपको बताना है कि फोर्थ के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। मान लेते हैं इसके कोऑर्डिनेट है वो x, y है, इसके कोऑर्डिनेट x, y है, तो आपको बताना है कि इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। अभी आपने बताया है, एक चीज़ जानते हो कि इसका मध्य बिंदु और इसका मध्य बिंदु है वो कोइंसाइड होते हैं, संपाती होते हैं। तो आप क्या करोगे, इनका मध्य बिंदु निकाल लेते हैं, यानी x -2/2 है वो किसके इक्वल होगा, इसका मध्य बिंदु x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 3 - 6/2। y कोऑर्डिनेट यहाँ से कितना आ जाएगा y + 1/2 = 5 - 4/2। यहाँ से आप सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा -3, 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या आ जाएगा -3, और यहाँ से x -2 यानी कि -3 + 2 यानी कि -1, और यहाँ से y का वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 2 से 2 कैंसिल आउट 1, और ये उधर जाएगा तो +1 है, और ये हो जाएगा 0। तो ये आपके पास आ जाएगा -1, 0, जो कि आपके पास बी ऑप्शन है। आपके पास कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ से बी ऑप्शन हो जाएगा। एक बार कैलकुलेशन है वो दोबारा चेक कर लेना, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है प्लस माइनस में। तो आपको लेकिन कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट समझ में आया कि कोई भी चाहे तो वर्ग हो, आयत हो, समांतर चतुर्भुज हो, समचतुर्भुज हो, उनमें विकिरण क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, यानी उनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो क्या होता है, कोइंसिडेंट होता है, यानी इसका मध्य बिंदु और इसका मध्य बिंदु है वो संपाती होता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं वो पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो है क्वेश्चन है, क्या पूछा गया, ट्राइंगल विद वर्टिसेज। आपको एक त्रिभुज गिवन है जिसके वर्टिसेज क्या क्या हैं, 4, 0, -1, 1 और 3, 5, और आपसे पूछा है कि ये त्रिभुज है वो कौन सा होगा, समद्विबाहु एंड समकोण, समद्विबाहु बट नोट समकोण, समकोण बट नोट समद्विबाहु, और ना तो समद्विबाहु है और ना ही समकोण है। तो क्या करना आपको, ये डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, ये ए बी सी। तो ए बी सी इनमें कोई भी दो डिस्टेंस सेम आ गई है तब तो क्या हो जाएगा, आइसोसेल हो जाएगा। अगर तीनों इक्वल नहीं आए हैं तो वो नॉट आइसोसेल होगा। उसके बाद किसी एक डिस्टेंस का स्क्वायर है वो बची हुई दो डिस्टेंस के स्क्वायर के सम के इक्वल है तब तो राइट एंगल है, अदरवाइज नहीं है। तो आपको बिल्कुल कुछ नहीं करना है, ये डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, और जो प्रॉपर्टीज होती हैं राइट एंगल की और आइसोसेल ट्रायंगल की उनको आपको देखना है। तो ये है एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या है, एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला। नेक्स्ट टॉपिक है सेक्शन फॉर्मूला, जिसका नाम है विभाजन सूत्र। क्या है, विभाजन सूत्र। तो आपने विभाजन सूत्र हैं वो बहुत पढ़े होंगे। विभाजन सूत्र में दो टाइप के विभाजन पढ़ते हो आप, एक तो होता है अंतः विभाजन और एक होता है बाह्य विभाजन। अंतः विभाजन में और बाह्य विभाजन में क्या डिफरेंस है और उनका फॉर्मूला क्या है, आपको फॉर्मूला सभी को पता है। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए अंतः विभाजन। फिर कंसेप्ट भी हम देखेंगे कि क्या कंसेप्ट होता है अंतः विभाजन, और दूसरा होता है बाह्य विभाजन। कोई दो बिंदु गिवन है, फर्स्ट बिंदु मान लेते हैं कोई बिंदु P है और दूसरा आपके पास बिंदु कोई Q है, और इस बिंदु P के निर्देशांक हैं x1, y1, Q के निर्देशांक हैं x2, y2, और मान लेते हैं कि कोई बिंदु R है जिसके निर्देशांक x, y हैं, जो कि P और Q को m/n में विभाजित करता है। आपके पास क्या क्या गिवन है, बिंदु P के निर्देशांक गिवन है, बिंदु Q के निर्देशांक गिवन है, और एक बिंदु है जो m/n में विभाजित करता है। क्या करता है, m/n में विभाजित करता है। तो इस बिंदु R के आपको निर्देशांक फाइंड आउट करने हैं, इस R के निर्देशांक फाइंड आउट करने हैं। तो अंतः विभाजन है,
अगर ये बिंदु P और Q को अंतर विभाजित करता है तो उस केस में इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, m इंटू x2, x कोऑर्डिनेट है तो m इंटू x2, m इंटू x2 प्लस n x1 अपॉन में m प्लस n, और y कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, m y2 प्लस n y1 अपॉन में m प्लस n, m प्लस में n। यानी जब अंतर विभाजन है तो इसके बीच में जो साइन आएगा वो किसका आएगा, पॉजिटिव साइन आएगा, प्लस का साइन आएगा। और अगर बाह्य विभाजन है तो वहां पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, m x2 माइनस n x1 अपॉन में m माइनस n, और ये आ जाएगा n y2 माइनस n y1 अपॉन में m माइनस n। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि जब अंतर विभाजन हो तो साइन प्लस का आएगा, और जब बाह्य विभाजन हो तो साइन माइनस का आएगा। तो ये तो है आपको याद रखना, लेकिन ये आता कैसे, कंसेप्ट भी आपको समझना ज़रूरी है। तो इस कंसेप्ट को समझने के लिए हमें क्या करना है कि इसको हमने लंब डाला यहाँ पर, तो ये मान लेते हैं कि कोई बिंदु M है, यहाँ से ये लंब डाला दूसरा QN है, और यहाँ से इस बिंदु से लंब डाला यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो दो त्रिभुज मुझे दिखाई दे रहे हैं। पहला त्रिभुज आपके पास है ये वाला, फर्स्ट आपके पास त्रिभुज ये है, दूसरा त्रिभुज आपके पास ये है, इसको यहाँ तक मिला देते हैं। तो दूसरा त्रिभुज आपके पास ये है। तो मैं अगर देखूँ ये R है, ये A ले लेते हैं और इसको B ले लेते हैं। तो त्रिभुज PMA, कौन सा, PR है, सॉरी ये पॉइंट R है, तो त्रिभुज PRA, और दूसरा त्रिभुज आपके पास है RQB। इन दो त्रिभुज के बारे में हम बात करते हैं। तो अगर हम देखें, एक तो त्रिभुज आपके पास ये है और दूसरा त्रिभुज ये एंगल और ये एंगल तो सेम है, क्योंकि ये भुजा है वो ये लाइन के साथ सेम एंगल बना रही है। दूसरा एंगल आपके पास ये वाला आ रहा है, दूसरा एंगल आपके पास ये 90 डिग्री का, दोनों में सेम है। तो ये तीसरा एंगल अपने आप इक्वल हो गया कि कोई भी दो त्रिभुज हैं उनमें दो एंगल सेम है, तो तीसरा एंगल अपने आप भी सेम हो गया। तो यहाँ पर तीनों एंगल सेम हो गए, इसलिए त्रिभुज क्या हो गई, समरूप त्रिभुज हो गए हैं। कौन से, समरूप, यानी कि सिमिलर त्रिभुज हो गए, सिमिलर। और सिमिलर त्रिभुज हैं तो हम जानते हैं कि उनकी जो साइड हैं उनको रेशियो है वो क्या होता है, सेम होता है, यानी PR अपॉन में RQ, PR अपॉन में RQ इक्वल्स टू PR अपॉन में RB इक्वल्स टू, क्या आपके पास हो जाएगा R और A, RA या AR अपॉन में BQ हो जाएगा। इसके अंदर आपको वैल्यू पुट करनी है और इसको सोल्व करोगे तो आपके पास x का मान, जो x कोऑर्डिनेट है, इस x का मान आ जाएगा ये, y का मान ये आ जाएगा। जब अंतर विभाजन, यहाँ पर अंतर विभाजन है, जब बाह्य विभाजन होगा तो उस केस में आपके पास x का मान ये आएगा और y का मान है वो ये आ जाएगा। तो बाह्य विभाजन होगा तो बिंदु है वो क्या होगा, या तो इस साइड होगा या यहाँ पर होगा। तो बाह्य विभाजन है वो आपको खुद को चेक करना है और इसके अंदर वैल्यू पुट करके आप देखना है कि ये आ रहा है या नहीं आ रहा। तो ये था आपके पास इंटरनल सेक्शन और एक्सटर्नल सेक्शन, यानी अंतर विभाजन और बाह्य विभाजन। ये फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने। अब यहाँ से क्वेश्चन है वो किस प्रकार से पूछा जाता है, ये नहीं कि डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा। क्वेश्चन से पहले यहाँ पर कुछ चीज़ें और देखनी है। अभी हमने क्या देखा कि आपको दो पॉइंट गिवन थे P और Q। P के निर्देशांक x1 y1 और Q के निर्देशांक x2 y2, और हमें क्या बताया गया था कि एक बिंदु R है, एक बिंदु R है जो इसको m अनुपात n में विभाजित करता है, तो इस R के निर्देशांक क्या होंगे। अगर आपसे उल्टा पूछ लिया जाए, इस प्रकार पूछ लिया जाए कि बिंदु P है जिसके निर्देशांक x1 y1 है और दूसरा बिंदु है Q जिसके निर्देशांक x2 y2 है, और
एक बिंदु R है जिसके निर्देशांक x, y है, तो आपको बताना है कि ये बिंदु है, ये इस दोनों बिंदु को किस अनुपात में विभाजित करता है। क्या बताना है कि R है वो P और Q को किस अनुपात में विभाजित करना है, वो रेशियो फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करोगे, उस केस में हमेशा आपको मानकर चलना कि लेमड़ा अनुपात 1 में विभाजित करता है। किस अनुपात में? लेमड़ा अनुपात 1 में विभाजित करता है। फिर आपको यहाँ से लेमड़ा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे? लेमड़ा x2 इंटू या प्लस x1 अपॉन में लेमड़ा प्लस 1, तो x बराबर आपके पास कितना आ जाएगा, लेमड़ा x2 प्लस x1 अपॉन में लेमड़ा प्लस 1, और y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी यहाँ से लेमड़ा y2 प्लस y1 अपॉन में लेमड़ा प्लस 1। तो x का मान आपके पास यहाँ है, आपके y का मान भी है, x1 x2 भी है, आपको सिर्फ लेमड़ा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से अगर लेमड़ा क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो अंतः विभाजन, अंतः विभाजन। अगर लेमड़ा नेगेटिव आ रहा है तो क्या आ जाएगा आपके पास, बाह्य विभाजन। क्या आ जाएगा, बाह्य विभाजन। तो इस प्रकार आपको किस रेशियो में विभाजित करता है वो भी फाइंड आउट करना है। इसके बाद जो एक और कंसेप्ट आता है एक लाइन का, कि कोई दो बिंदु हैं आपके पास P और Q, जिसके निर्देशांक x1 y1 एंड x2 y2 हैं, और आपको बोला है कि एक स्ट्रेट लाइन है जिसके इक्वेशन क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। यह आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है, और आपको बताना है कि ये स्ट्रेट लाइन है वो इस दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली सरल रेखा को किस अनुपात में विभाजित करती है। वहाँ पर हमने एक पॉइंट लिया था, यहाँ पर सरल रेखा ली है, तो आपको बताना है कि किस अनुपात में विभाजित करती है। तो आपको क्या बताना है, लेमड़ा अनुपात 1 में विभाजित करती है। तो आपको लेमड़ा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो लेमड़ा की वैल्यू है वो कितनी आएगी, लेमड़ा का मान आएगा, क्या करना है, इस इक्वेशन में जो स्ट्रेट लाइन सरल रेखा की इक्वेशन है, यहाँ पर सबसे पहले हम ये पॉइंट रखेंगे, फिर वो पॉइंट रखेंगे, तो आपके पास आ जाएगा ax1 प्लस बी y1 प्लस सी अपॉन में ax2 प्लस बी y2 प्लस सी, और इसके आगे माइनस का साइन भी लगाना है। क्या लगाना है, माइनस का साइन भी लगाना है। और फिर इस लेमड़ा की वैल्यू अगर पॉजिटिव तो अंतः विभाजन, और लेमड़ा की वैल्यू नेगेटिव तो बाह्य विभाजन। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये कैसे आया, ये लेमड़ा की वैल्यू आपने डायरेक्ट कैसे लिख दी। तो कंसेप्ट क्या है देखते हैं, कि मान लेते हैं कि ये बिंदु, इस बिंदु के निर्देशांक क्या है आपके पास, ये बिंदु आ जाएगा तो काम हो जाएगा। इस बिंदु के निर्देशांक मान लेते हैं क्या आपके पास, अल्फा बीटा है, और हम जानते हैं कि ये बिंदु जितने अनुपात में विभाजित करेगा उतने अनुपात में स्ट्रेट लाइन करेगी। तो मान लेते हैं कि ये वाला बिंदु है वो इसको लेमड़ा अनुपात 1 में विभाजित करता है। तो यहाँ से अल्फ़ा का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, अल्फ़ा आ जाएगा आपके पास लेमड़ा x2 प्लस x1 अपॉन में लेमड़ा प्लस 1, और आपके पास बीटा का कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, लेमड़ा y2 प्लस y1 अपॉन में लेमड़ा प्लस 1। अब आपको क्या करना है कि ये बिंदु इस लाइन पे भी क्या कर रहा है, लाई कर रहा है, तो आपको क्या करना है, इस बिंदु से इस लाइन को सेटिस्फाई करवा देना है। जैसे ही आप ये बिंदु इस लाइन में रखोगे, और तो आप देखोगे कि लेमड़ा की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी। अब आपको बार बार ये प्रोसेस नहीं दोहराना है, आपको सिर्फ क्या करना है कि डायरेक्ट ऐसे ध्यान में रखना है, माइनस का साइन, ये साइन इंपॉर्टेंट है, गलती होने की संभावना वो यहीं रहती है, माइनस का साइन, और जो फर्स्ट पॉइंट है वो रखना डायरेक्ट अपॉन में सेकंड पॉइंट रखना है, तो आपके पास ये लेमड़ा की वैल्यू है वो आ जाएगी। जैसे हम बात करें कि एग्जाम्पल पूछा गया है कि बिंदु 7,-6 एंड 3,4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को 1:2 में आंतरिक रूप से विभाजित करता है, तो वो कौन से कोऑर्डिनेट में लाई करेगा, कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो दो बिंदु आपके पास गिवन है, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, उन दोनों बिंदु
तो 1:2 में विभाजित करने वाला जो बिंदु है वो फाइंड आउट करना है। तो ये आपके पास है 7, -6, या आपके पास है 3, 4, 1:2 में विभाजित करता है, मान लेते हैं x, y। तो क्या हो जाएगा x, y, दिस इज इक्वल्स टू 3। कौन सा विभाजित है? अंत विभाजन है, आंतरिक है, इंटरनली है, तो बीच में किसका साइन आएगा? प्लस का साइन आएगा। 3 + 7 दूनी 14 अपॉन में 3, या आपके पास 4 - 12 अपॉन में, आप देखोगे तो ये पॉजिटिव आ रहा है और ये क्वांटिटी कितनी आ जाएगी? दिस इज नेगेटिव। तो हम जानते हैं कि पॉजिटिव x, पॉजिटिव y, नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में आता है? 4th में। यहाँ पर प्लस प्लस, यहाँ पर माइनस प्लस, माइनस माइनस, और ये आपके पास होता है प्लस माइनस। तो 4th क्वाड्रेंट में आएगा। जो भी पॉइंट होगा आपको चेक ही नहीं करना है, आपको तो सिर्फ साइन चेक करने हैं कि क्या साइन आ रहे हैं। तो x पॉजिटिव, y नेगेटिव, यानी कि 4th क्वाड्रेंट, तो डायरेक्ट इस प्रकार भी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बिंदुओं 3, -1 और 8, 9, दो बिंदु हैं, -3, 1 और 8, 9, इनको विभाजित करने वाली एक लाइन है जिसकी इक्वेशन क्या है? y - x + 2 = 0। तो अब आपको बताना है कि ये लाइन है वो किस अनुपात में विभाजित करेगी। तो अभी बताया था आपको, जस्ट लेमड़ा की वैल्यू क्या आएगी? माइनस का साइन, पहले ये पॉइंट रखना है। तो y की जगह 1 माइनस प्लस का 3 + 2 अपॉन में वो पॉइंट रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 - 8 + 2, या आपके पास आ जाएगा 3, 2, 5 और 6, और नीचे आपके पास कितना आ जाएगा? क्या आ जाएगा? 3 माइनस, दिस इज इक्वल्स टू आपके पास कितना आ जाएगा? माइनस का 2 आ जाएगा। ये आएगा ना? एक बार दोबारा चेक कर लो। y की वैल्यू रखी यहाँ पर आपने, इसमें 1 माइनस प्लस आ गया, प्लस का 2 तो 6 आ गया, y की वैल्यू 9, x की वैल्यू सेकंड पॉइंट रखा तो माइनस का 8 + 2, तो ये आपके पास 11, 3 गया, माइनस का 2 आ गया, यानी 2:1 में विभाजित करेगी। तो लेमड़ा की वैल्यू कितना आएगा? 2:1 आएगा। 3, एक मिनट मिस्टेक कर दी अपन ने, ये 3 प्लस का है और ये माइनस का है, तो कैलकुलेशन है वो थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। तो कैलकुलेशन एक बार दोबारा, जल्दबाजी नहीं करनी है। क्या आएगा? माइनस का साइन, ये पॉइंट रखा तो इसके अंदर 3, यह आ जाएगा +1 माइनस का, ये माइनस का 3 + 2, सेकंड पॉइंट तो सही है। क्या आएगा? 9 - 8 + 2, तो ये आ जाएगा माइनस का 4 प्लस का 2, कितना आएगा? माइनस का 2, और ये माइनस प्लस, ये आ जाएगा 11 में से 8 गया, और 2 11, 3, तो लेमड़ा का मान कितना आ गया? 2:3, यानी रेशो कितना आ जाएगा? 2:3 आ जाएगा, यानी कि आपका थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। तो जल्दबाजी नहीं करनी है, कुछ भी नहीं करना। क्या फॉर्मूला? माइनस का साइन, ये साइन भूलने की संभावना ज़्यादा रहती है, तो इसको अच्छे से ध्यान रखना है। फर्स्ट पॉइंट रखना है, फिर सेकंड पॉइंट। या आप इसको क्या करो, थोड़ा सा दोबारा रिफॉर्म कर लो, पहले x लिख दो, तो -x + y + 2 = 0। अदरवाइज गलती यहाँ भी हो सकती है कि यहाँ पर आप रख दोगे x, यहाँ पर y कोऑर्डिनेट रख दोगे, तो इस चीज़ का भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो ये था अंत विभाजन और बाह्य विभाजन से क्वेश्चन है वो किस प्रकार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है एरिया ऑफ पॉलीगन, यानी बहुभुज का क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। तो बहुभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको एक स्टेयर मेथड ध्यान में रखना है, सबसे सिंपल है। इसमें क्या करना, आपके पास कोई भी n पॉइंट है जिनके कोऑर्डिनेट आपको गिवन है, मान लेते हैं a1 के कोऑर्डिनेट हैं x1 y1, a2 के कोऑर्डिनेट हैं x2 y2, इसी प्रकार an के जो कोऑर्डिनेट हैं वो क्या हैं? xn और y। अब आपसे पूछे कि इस n बिंदुओं से मिलाकर कोई बहुभुज बनता है, n पॉलीगन बनता है, तो उसका एरिया कितना होगा? तो उस एरिया का फॉर्मूला ध्यान रखना है 1/2। ये 1/2 है वो काफ़ी बार दिमाग से स्किप हो जाता है,
तो इसको अच्छे से ध्यान रखना है। फिर क्या आएगा मॉडुलस, और आपको ये निकालना है x1 y1, x1 y1, x2 y2, x3 y3 एंड सो ऑन xn yn, और लास्ट में x1 y1। ये इंपॉर्टेंट है, x1 y1 है वो लास्ट में दोबारा रखना है। जैसे आपसे त्रिभुज का पूछे तो त्रिभुज का कितना हो जाएगा 1/2 का मॉडुलस x1 y1 x2 y2 x3 y3 और x1 y1। अगर आपसे चतुर्भुज का पूछता है तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4 और x1 y1। और इसको सोल्व कैसे करना, फिर इसको सोल्व करने के लिए x1 y2 माइनस x2 y1, x2 y3 माइनस x3 y2, x3 x4 माइनस x4 y3, इस प्रकार आपको नीचे तक चलते रहना है। तो ये है आपको कोई भी पॉलीगन उसका एरिया फाइंड आउट करना। इसके अलावा त्रिभुज का एक एरिया और हम ध्यान में रखते हैं, वो क्या होता है 1/2 मॉडुलस x1 y1 x2 y2 x3 y3, 1 1 1 का डिटरमिनेंट और इसका मॉडुलस लेना है। यानी 3 पॉइंट है उनके कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1 है, और इसका डिटरमिनेंट का मॉडुलस का 1/2 करते हैं तो वो क्या आ जाएगा इस त्रिभुज का एरिया हो जाएगा। अगर 3 बिंदु हैं, अगर इन तीनों बिंदु का जो एरिया 0 आ रहा तब हम क्या बोलते हैं, तीनों बिंदु क्या हैं सरेख हैं। क्या है सरेख हैं या कोइंसिडेंट है, ये तो बोलते हैं ना सरेख है, 3 बिंदु हैं वो सरेख। तो यहाँ पर क्वेश्चन है वो किस प्रकार पूछा जा सकता है, देखो कि आपके पास द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट, यानी 3 बिंदु से जो ट्राइंगल बनता है उसका आपको एरिया बताना है। तो आपको एरिया का फॉर्मूला अभी बताया है, क्या हो जाएगा एरिया का फॉर्मूला 1/2 का मॉडुलस, बिंदु क्या है ए बी प्लस सी 1 बी सी प्लस ए 1 सी प्लस सी कोमा ये आपके पास c प्लस ए, और ये हो जाएगा c, ये आपके पास a प्लस बी 1 इसका डिटर्मिनेंट और इसका मॉडुलस फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास 1/2 एज इट इज, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो अपने पास क्या हो जाएगी, कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। तो सिंप्लीफाई क्या करना है, ये C2 क्या आपके पास C2 यानी कि सेकेंड कॉलम, C2 कॉलम को मैं अगर लिख देता हूँ C2 प्लस C1, यानी C2 के अंदर C1 ऐड कर देता हूँ तो आपके पास कितना आ जाएगा 1/2, क्या आ जाएगा A, यह आ जाएगा A प्लस B प्लस C1 B C प्लस A प्लस B1 C A प्लस B प्लस C और 1। और यहाँ से अगर आप देख पा रहे हो तो ये वाला कॉलम सेकंड कॉलम क्या है A B C तीनों में सेम है, तो मैं क्या ले सकता हूँ इसको कॉमन ले सकता हूँ। तो 1/2 ABC क्या जाएगा ABC, क्या जाएगा 1 1 1 1 1 1 और ये मॉडुलस। और हम जानते हैं एक प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट की कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट में 2 रो या 2 कॉलम इक्वल हो तो उसका मान कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो दिस इज इक्वल्स टू 0, दिस इज इक्वल्स टू 0। तो यानी इस ट्राइंगल का जो एरिया है वो कितना हो गया है 0 हो गया है, यानी तीनों बिंदु हैं वो क्या हैं सरेख हैं, एक ही रेखा में स्थित है। तो ये था कि आपके पास कोई भी n बहुभुज है उसका एरिया है वो हम किस प्रकार फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ तक किसी को कोई भी समस्या हो तो आप पूछ सकते हो। तो ये था आपके पास n बहुभुज का एरिया। अब आपको नेक्स्ट जो क्वेश्चन है या नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस, यानी अक्षों का रूपांतरण। तो अक्षों का रूपांतरण हमें किस प्रकार करना है, किस प्रकार हम कर सकते हैं उसके बारे में देखें। तो आपको
ये आपके पास कोई ओ एक्स और ओ वाई दो एक्सिस हैं, तो इसका रूपांतरण हम किस प्रकार कर सकते हैं? एक तो क्या कर सकते हैं कि एक्सों को बिना रोटेट किए, बिना घुमाए क्या करें, इस मूल बिंदु को उठाकर यहाँ रख दें। तो इसमें क्या हो जाएगा? शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन विदाउट रोटेटिंग एक्सिस, यानी ओरिजिन को शिफ्ट करना है लेकिन एक्सों को रोटेट नहीं करना है, या मैं बोलूँ एक्सों को बिना घुमाए मूल बिंदु को शिफ्ट करना। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं कि मूल बिंदु को बिना टच किए हम क्या कर दें, सिर्फ रोटेट कर दें एक्सिस को। तो रोटेशन ऑफ एक्सिस विदाउट चेंजिंग द ओरिजिन, यानी ओरिजिन को चेंज नहीं करना है, सिर्फ एक्सिस को हमें क्या करना है, रोटेट करना है। और तीसरा काम हम क्या कर सकते हैं कि ओरिजिन को शिफ्ट भी कर दें, इसके साथ साथ हम क्या कर दें, एक्सों को और रोटेट भी कर दें। यानी ये आपके पास मूल एक्सिस है। दूसरा हमें क्या करना है, इस मूल बिंदु उठाकर यहाँ रखा और उसके बाद हमें क्या करना है, इसको रोटेट भी कर देना है। तो ये आपके पास थर्ड केस हो जाएगा जिसमें ओरिजिन को भी शिफ्ट कर रहे हैं और साथ में एक्सिस को रोटेट भी कर रहे हैं। तो ये तीन केस हैं, इनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। तो इस क्लास में हमने क्या क्या देख लिया अभी तक? अगर हम देखें कि इस क्लास के अंदर अभी तक जो पढ़ा हमने वो क्या क्या पढ़ लिया है, उसको एक बार थोड़ा सा ब्रीफली हमें रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में। कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसमें हमने दो सिस्टम देखे थे, एक तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और दूसरा हमने देखा था पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या देखा था? एक तो कार्टेशियन और दूसरा हमने देखा था पोलर। उसके बाद हमने देखा था डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला तो यानी कि कोई भी दो बिंदु गिवन है उनके बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करना देखा था। और उसके बाद देखा था एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला, एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला। और उसके बाद हमने देखा था सेक्शन फॉर्मूला, यानी कि दो बिंदुओं को तीसरा बिंदु है वो किस प्रकार विभाजित करता है, अंत विभाजित, बाह्य विभाजित, या कोई लाइन है वो किसी दो बिंदुओं को मिलाने वाली लाइन को किस प्रकार विभाजित करती है। तो ये हमने देखा था। उसके बाद देखा था एरिया ऑफ पॉलीगन, एरिया ऑफ पॉलीगन। तो ये सिंपल कंसेप्ट हैं, ये बेसिक्स चीज़ें हैं, उनके बारे में हमने देखा था। और जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा वो आएगा रोटेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस, एक्सों का रूपांतरण। तो उसके बाद जो हमारा मेन टॉपिक है वो शुरू होता है। ये क्या है, नींव है 2D की, क्योंकि नींव मजबूत होनी ज़रूरी है। बार बार ये कंसेप्ट हमारे काम आएंगे। तो अगर अच्छे से ये कंसेप्ट कर लिए हैं तो उसके बाद स्ट्रेट लाइन है, सर्कल है, कॉनिक सेक्शन जिसमें पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स हैं, वो चीज़ें हैं वो काफ़ी आसान हो जाएंगी। तो यहाँ तक किसी भी साथी को कोई भी समस्या हो तो आप बता सकते हैं, उसको हम नेक्स्ट क्लास में दोबारा डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पर मैंने लगभग चीज़ें हैं वो इंग्लिश में लिखी हैं, उन चीज़ों का हिंदी में भी लिखा है और एक्सप्लेनेशन है वो पूरी हिंदी में है। तो आपको इस चीज़ की समस्या नहीं आएगी कि सर इंग्लिश में चल रहा है, हिंदी में चल रहा है। हम यहाँ पर दोनों लैंग्वेज को मेंटेन करके चलेंगे। और जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि जो हमारा प्रोसेस है वो क्या है, पूरा का पूरा 6 मंथ का टारगेट है। 6 मंथ के अंदर हमारा लगभग सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जैसे जैसे टॉपिक कंप्लीट होंगे तो उसका टेस्ट लेते रहेंगे और उस टेस्ट को भी हम यहाँ पर डिस्कस करते रहेंगे। उसके अलावा आपका जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पर भी आप एक्टिव रहिए। जो आपको टॉपिक कर रहे हैं, यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस मिल रहे हैं आपको, या तो बुक से या प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको खुद आप सोल्व करते रहिए। जो भी समस्या है तो आप टेलीग्राम चैनल पर स्क्रीनशॉट लेकर भेज दीजिए, जो आपके साथी या तो वो बता देंगे, अगर अदरवाइज हम भी यहाँ पर आप उनको डिस्कस कर लेंगे। तो अगर आप अभी से कंटिन्यू तैयारी करते रहे, चाहे आप ऑफलाइन करो, ऑनलाइन करो, कोचिंग करो, कैसे भी करो, तैयारी है वो आपको अभी से शुरू करनी पड़ेगी। क्योंकि सिलेबस है कम से कम 6-7 महीने का समय है वो आसानी से लग जाता है। जब तक नोटिफिकेशन आता है तब तक कम से कम एक बार आपका कोर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए, ताकि रिवीजन करने के लिए आपको समय मिल जाए। तो अब समय कम है, वैकेंसी कभी भी आओ, ये नहीं कि वैकेंसी कब आएंगे तब हम तैयारी में लगेंगे। वैकेंसी कभी भी आओ। अगर आपको फर्स्ट ग्रेड
सेकंड ग्रेड की तैयारी करनी है वो अभी से तैयारी शुरू कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।